हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि एटमॉस्फेयर हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। उससे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है। डिफाइन भी अब हम करेंगे, हमारी बुक ने डेफिनेशन लिखी है उसको हम याद करेंगे। लेकिन इससे पहले ना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, अगर आप वो बातें ज़हन में रख लेंगे तो आपको ये याद करना ना मुश्किल नहीं होगा। तो अब समझें इस तरह। जमीन जो है ना, हमारी अर्थ, इसके ना इर्द गिर्द हवाओं का ना घेरा होता है, यानी कि हवाओं ने, मुख्तलिफ हवाओं ने ना हमारी जमीन को घेरा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अभी जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बना है, एटमॉस्फेयर गैसेस की अलग अलग लेयर से मिलकर बना हुआ है। जो हवा हम रोज महसूस करते हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि जिस हवा में हम सांस ले रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एयर। ठीक है। ये एयर एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाले हिस्से में होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर बनाता हूं, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का सिर्फ मैंने ना सरफेस का ऊपर वाला हिस्सा शो किया है। यहाँ पर ना मुख्तलिफ लेयर्स हैं गैसेस की। एज अ होल इस सबको हम बोलेंगे कि ये है एटमॉस्फेयर। और ये जो सबसे लोअर लेयर है ना, जहां पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि अब आप ये देखेंगे हवा की जो ऊपर वाली, एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली जो लेयर्स है ना, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। अब ये लेयर्स किससे बनी है? मुख्तलिफ टाइप ऑफ गैसेस से बनी है। वो गैसेस कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो आखिरी वाली लेयर है ना, जिससे ह्यूमन लाइफ ने अपना फायदा उठाना है, यानी कि हमने सांस लेना है, और हवा की और भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि और भी खसूसियात हैं हवा की, कि हवा से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो आखिरी वाली लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एयर। और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस होती हैं। और वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं, वो गैसेस का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे तफसील से। अब आप ये इस तरह से देख लें इसको, कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन जो बुक ने लिखी है, इसको ना मैं आपको समराइज करना चाहूँ, तो मैं इस तरह करूंगा कि एटमोसफेयर ना गैसेस की, गैस, मुख्तलिफ टाइप ऑफ गैसेस की ना चादर है। ठीक है। ब्लैंकेट है, जो लिखा है ना लफ्ज यहाँ पर, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट है। और एयर इसका वो हिस्सा है जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं, यानी कि एयर वो हिस्सा हुआ कि जिसमें ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ह्यूमन लाइफ कह लें या फिर एनिमल लाइफ कह लें या फिर जमीन की पूरी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब हम ये बातों को ज़हन में रखते हुए इस डेफिनेशन को पढ़े ना, तो ये हमें बहुत ईजी हो जाएगी। कहता है अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी जमीन जो है ना, वो हवा के ब्लैंकेट उसने ओढ़ा हुआ है, जिसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं, और जो कि बनता है मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ गैसेस के साथ। अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं अभी हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि हवा हमारे, मैं कह रहा था ना, हवा की बहुत सी खसूसियात हैं। ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, सब इसी इसी की वजह से जो है ना, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है जमीन के ऊपर। तो वो कहता है इसी तरह ना एनिमल लाइफ जो होती है, सांस लेने के लिए हवा उसके लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए ना अपना खाना बनाने के लिए जरूरी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस मौजूद है हमारी हवा में, यानी कि हमारे ओवरऑल एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की जितनी भी अपर वाली लेयर्स है ना, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हमने लोअर लेयर को पढ़ना है। जो लोअर लेयर होगी ना, उसको हम कह देंगे एयर। तो एज अ होल हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, एयर के बदले हम टर्म इस्तेमाल कर लेंगे एटमॉस्फेयर की। तो जहां पर हम सांस ले रहे हैं वो तो एयर है, लेकिन एज अ होल अगर हम जनरल टर्म की बात करें ना, कि हम क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो एटमॉस्फेयर यूज करें। तो कहीं पर अगर आपको एयर नजर आए लिखा हुआ, कहीं पर आपको एटमॉस्फेयर लिखा नजर आए, तो आपने परेशान नहीं होना। दोनों को हम कहेंगे कि ये एक ही चीजें हैं। ओके। यहां पर ना मैं इस लाइन को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा यहां पर आता हूं। यहां पर आप देखें ये लिखी हुई है गैस नाइट्रोजन, जो कि है 78%। अब हम फिर दोबारा ऊपर जाएं तो यहां पर लिखा हुआ है कि हमारी हवा के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस होती है ना, वो होती है नाइट्रोजन। हमने देखा है ग्रुप नंबर 15 के अंदर। अब ग्रुप नंबर 15 पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 8 और 9 में डिस्कस करके आ चुके हैं अच्छी तरह। और ग्रुप नंबर 15 का जो फर्स्ट मेंबर है ना, वो नाइट्रोजन है, जिसके नाम से ना उस ग्रुप का नाम पड़ा है नाइट्रोजन फैमिली। तो ये नाइट्रोजन वही वाली गैस है। ओके। जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री थी, लेकिन हमने इसकी अब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है कि हवा के अंदर ये मौजूद है और इसका क्या रोल है। रोल तो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जस्ट हमें बताया गया है कि हमारी हवा में जो मैक्सिमम क्वांटिटी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी में जो गैस है, वो है नाइट्रोजन। द कॉम्पोनेंट ऑफ एटमोस्फेयर मे बी डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एटमोस्फेयर है, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, वो बना है मुख्तलिफ गैसेस से। और कुछ गैसेस ज्यादा क्वांटिटी में और कुछ गैसेस माइनर यानी कि कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं। द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस, डिफरेंट गैसेस इन एयर वेरीज स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देख रहे हो, आप खुद ही गौर कर रहे हो, कहीं पर ये एटमोस्फेयर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पर ये एयर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपका पहले ही क्लियर करके आ चुका हूँ। कहीं पर एटमोस्फेयर, कहीं पर एयर, आपको ये लफ्ज इस्तेमाल होता नजर आए, तो जर्नल आपने उर्दू में यही समझना है कि ये वही हवा है जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं। ओके।
अब वो कहता है कि जो एयर की जो कंसंट्रेशन है ना, वो डिपेंड करती हैं प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन और डे टू नाइट। इसको हम बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या होगी? आपने बचपन से पढ़ के आए होंगे एक प्रोसेस को जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये कहां पर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि सनलाइट पड़ती है पौधों के ऊपर, और सनलाइट पड़ती है पौधों के ऊपर, हवा और साथ में पानी, ये तीनों चीजों को मिला के ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर आप सोचें, हम अमूमन ये भी बात कर रहे होते हैं, आए दिन लोग कंपेन चला रहे होते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखते होंगे कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। दरख्त लगाने का फायदा ये है कि दरख्त हमें प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन। अब आप ये सोचें कि जब दिन के टाइम प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वहां पर जिस एरिया में दरख्त ज्यादा है, वहां पर दरख्त ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब वही प्लांट में ना प्रोसेस जो है ना, पौधों में, दरख्तों में, यही प्रोसेस रात के टाइम उलट हो जाता है। अब उलट क्या होता है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करने की बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो हम कहेंगे जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो रात के टाइम वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये इसको हम एक ही सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, उसमें एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गोन है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गोन है 0.934%। 100% में से 98 तो यही है, 21 यही है। 99% तो है ना हमारी हवा की जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि हवा के अंदर जो गैसेज हैं, वो इन दोनों ने ही मिलकर बना ली है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने। अब 0.9% जो है ना वो आर्गोन है, और बाकी कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ अमाउंट में नोबल गैसेस हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट 1%। अब इससे आपने परेशान नहीं हो जाना कि यार 1% मजीद हम ऐड कर लेंगे इसमें तो 100% को टप जाएगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी ना कि कहीं पर कुछ अमाउंट में किसी गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसी गैस की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इस तरह ये अप डाउन होता रहता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1% तक, यानी कि ओवरऑल आप किसी भी एरिया में खड़े होंगे ना, तो 1% से ज्यादा नोबल गैस कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। और वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के बारे में लिखा है वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी। अभी इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं आपको। वाटर वेपर्स बनते कैसे हैं? बचपन में हमने एक पढ़ा था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी सनलाइट होती है दिन के टाइम, सूरज जो अपनी हीट फेंक रहा होता है जमीन के ऊपर, तो जमीन के ऊपर मौजूद जो समंदर हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनके अंदर पानी है। तो इनको हीट अप करने के बाद जो है ना, इनको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब यही वेपर्स हवा के अंदर ऊपर जाएंगे और हवा के अंदर शामिल होंगे ना, तो फिर ये हवा में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या फिर हम ये कहेंगे नमी हमारी हवा के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया जी कहानी हमारे पास सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस की तरफ। अब ये दो क्वेश्चंस क्या हैं कि अभी पढ़ लेते हैं, इसको समझ भी लेते हैं, मैंने यहाँ पर पीडीएफ में लिखे हैं, तो आप इसको देख लें। एट विच टाइम ऑफ द डे, दिन का कौन सा वक्त ऐसा होगा, दिन का या फिर रात का कौन सा वक्त ऐसा होगा कि डू यू एक्सपेक्ट ह्यूमिडिटी टू बी मैक्सिमम, आप हवा के अंदर नमी ज्यादा फील करेंगे। नमी का आपको पता ही है, ये जो जुलाई अगस्त के सीजन का मौसम होता है, तो वहां पर हवा के अंदर नमी बहुत ज्यादा होती है, और हमें पसीना आ रहा होता है, चिपचिपाहट सी फील हो रही होती है। तो इसको हम इस तरह जेन में ला सकते हैं। अब हम उसकी साइंटिफिक रीजन पढ़ते हैं कि दिन और रात का कौन सा ऐसा पहर है, कौन सा ऐसा वक्त है जहां पर ना हवा में नमी ज्यादा है। तो इसका आंसर ना बड़ा सिंपल और इजी मैंने लिखा हुआ है। ह्यूमिडिटी इज हाईएस्ट, नमी ज्यादा होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम पे। कौन सा टाइम है ये? फजर का टाइम है, जस्ट बिफोर सनराइज। ठीक है, फजर के टाइम पे। बिकॉज द एयर इज कूल, रात के टाइम हवा ठंडी होती है, एंड गेट सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स मोर इजली। तो जो वाटर वेपर्स दिन के टाइम बने थे ना सूरज की रोशनी की वजह से, तो हवा हवा में जाके ना घुल मिल जाते हैं। जब वो हवा में घुल मिल जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? वो नमी को क्रिएट करेंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी को क्रिएट करेंगे, और उस टाइम हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी हमारे पास जमीन पर मैक्सिमम होगी। इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं, अगर आप सुबह सुबह ना आपके घर में लॉन है या फिर आप कहीं पार्क में जाते हैं, तो हमारे जो पौधे होते हैं या फिर जो घास होती है जमीन पर, वो हमें गीली फील हो रही होती है। तो इसी ह्यूमिडिटी की वजह से ही, नमी की वजह से हमें गीली फील होती है ये। अगला क्वेश्चन करता है विच गैस इज रिलीज व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ओपन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वही होते हैं जिसको हम ठंडी ठंडी बोतलें, कोक की, स्प्राइट की, जो खोलते हैं ना हम, जब उसमें आवाज, जब जैसे ही हम खोलते हैं तो गैस रिलीज होने की उसके अंदर से हमें आवाज आती है। तो वो कहता है वो गैस कौन सी होती है, तो उसका सिंपल जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा डिटेल से लिखना पड़ा, इसलिए अगर ये 2 नंबर का सवाल पेपर में आता है ना, तो हमें इसको फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। वाई
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यही ठंडी बोतलें जैसे कि कोला हो गया, सोडा हो गया, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, सोडा ना अक्सर ये लाहौर टाइप शहरों में ना आपने देखा होगा दुकानें होती हैं, ठा ठा के नाम से दुकानें होती हैं, तो वो बोतलें खोलता है और ना स्टील के मग में ना वो ड्रिंक देता है। तो सोडा आमतौर पे ना हम उसको ही कहते हैं और ना उसी को हम समझते हैं। तो ये वही बोतलों की ही एक टाइप होगी है जो कि ठंडी बोतलें हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ही हमें इसके अंदर से ना आवाज आती है गैस रिलीज होने की। अब वो क्यों आवाज आती है इसका रीजन मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, कहते हैं ये जो ड्रिंक्स है ना जितने भी, ये ना इसके अंदर ना हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना डालते हैं अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। अब देखो किसी चीज के अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो हल्की सी भी उसको ओपनिंग मिल जाएगी ना, तो फिर वो प्रेशर रिलीज भी होगा। अब वो प्रेशर रिलीज किस तरह होगा? अब फर्ज करें आपके पास एक गुब्बारा है, आपने उसमें फुल हवा भर दी है, ठीक है। आप उसमें हल्का सा भी कहीं पर सुराख कर दें तो क्या एकदम गैस निकल के बाहर नहीं आएगी? तो इसी को तो हम कहते हैं प्रेशर रिलीज होना। तो इसलिए बोतलों के अंदर ना एक कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ फिल्ड अप करते हैं, फिर जैसे ही हम बोतल को खोलते हैं, अब बोतल बंद है, उसमें से गैस निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे हम ढक्कन खोलेंगे तो फिर गैस निकलेगी ना। जब गैस एकदम प्रेशर रिलीज करते हुए निकलती है तो हमें आवाज आती है। तो फिर यही बात पॉइंट टू में मैंने लिखी हुई है। अगर आपको एक क्वेश्चन, और हाँ, और यहाँ पर बबल्स बनते हैं और फेज यानी कि ठंडक फील होती है हमें, और जो आवाज सी आती है, और साथ में हमारे जो सरफेस होती है ना बोतल की, उसके बबल्स बनते हुए नजर आते हैं हमें। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगा है तो आपने इसको याद कर लेना है, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ना आपने, तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। तो फिर जी हम करते हैं छोटे से लेक्चर को खत्म। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।